गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, कि कैसे पुर्तगीज़ कंपनी, कैसे फिर ब्रिटिशर्स, कैसे फ्रांसीसी और कैसे डच, इन कंपनीज़ का कैसे इंडिया में आना होता है और वो कॉज क्या थे कि वो इंडिया में आने के लिए उनको क्या ज़रूरतें थी और किसके कारण ट्रेड में क्या इफ़ेक्ट आया और कैसे यूरोप से आने वाली इन तमाम कंपनियों में एक कंपनी ऐसी है जो अपना पॉलिटिकल एम्बिशन लेके आती है और बाद में एक इंडिया में एक पावर क्रिएट कर देती है और फिर पेन इंडिया में उनका कंट्रोल हो जाता है, जो हमें 1947 में जाके आज़ादी के फॉर्म में देखने को मिलता है कि हम ब्रिटिशर्स से कैसे अलग होते हैं। राइट, अब है कि इसमें से कैसे कैसे कौन आए। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ का आना होता है, द फर्स्ट वन 1498 में वास्को द गामा। फिर उसके बाद डच आते हैं 1595 में, 1498 1595, है ना। इतने पीरियड तक कोई इसको कॉपी नहीं कर पाया। उसके बाद फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है ब्रिटिश में। उसके बाद फिर डेनिस यानी कि डेनमार्क और हॉलैंड वाला जो एरिया है ना, 1616 में यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है। और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, इनको इंडिया में क्यों आना है और इंडिया इनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, एंशिएंट से ही अगर आप देखोगे साउथ की हिस्ट्री, संगम हिस्ट्री देख लो या फिर कोई और भी, तो एंशिएंट से ही स्पाइसेस जो थे वो स्पाइसेस इंडिया से जाते थे यूरोप। तो स्पाइस जो है वो इंडिया से यूरोप जाएगा, तो चलो, तो वो इस रूट को फॉलो करेगा। यहाँ से अरेबियन सी होगा या फारस जाएगा, राइट, और यहाँ से फिर ये होते हुए इस रास्ते से ये यूरोप में इन कर जाएगा। दैट इज़ द वे, है ना। और अगर मैं बात करूँ लैंड रूट से, चूँकि स्पाइसेस लैंड रूट से उतने मात्रा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी सामान जाता था तो ये पर्सिया होते हुए फिर ये यूरोप जा रहा था। तो एंशिएंट से ही हमारा और यूरोप का ट्रेड चल रहा था, राइट। अब इस ट्रेड में कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, उस ट्रबल के कारण इन लोगों को एक नया सी रूट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल अभी नहीं बना है, वो बहुत बाद में बनेगा। तो स्वेज कैनाल जब तक नहीं है तब तक तो इसको पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि न कंपस है ना कोई मैप है, तो ये कैसे इंडिया तक आएंगे। तो ये मेन इनका इंपॉर्टेंट रीजन था क्या, ट्रेड, है ना। अब क्या क्या कारण है और कैसे कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा फंक्शन समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा और इंडिया का जो हमारे सराउंडिंग्स लगे हुए एरियाज़ हैं, इससे हमेशा से कनेक्शन रहा है कि हमारे ऊपर फॉरेनर्स का हमेशा अटैक आता रहा है, अटैक होता रहा है, राइट। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि ये क्यों हो रहा है, राइट। अगर आप इंडिया को गौर से देखोगे तो इस पूरे सेक्शन में ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है। अफ्रीका कहीं कुछ वैसा सीन था नहीं, तो या तो यूरोप में कुछ ठीक ठाक इकोनॉमिकल हालात हैं या फिर इंडिया में ठीक ठाक इकोनॉमिकल हालात हैं, बीच में जो है वो सब सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है, राइट। तो इस कारण से जो अगर कभी मिडिल एशिया से कोई इंडिया आ गया, कभी तुर्क लोग इंडिया आ गए, कभी अफगान इंडिया आ गए, कभी पर्सियन इंडिया आ गए, राइट, फिर बाद में यूरोपियंस इंडिया आ जाते हैं। तो एक तो फर्टाइल लैंड है पूरा का पूरा, है ना, रिवर्स का एरिया था। तो इस कारण से तो हमारे ऊपर एंशिएंट से ही हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद शक, हून, तुर्क्स, अफगान, मंगोल, अरब्स। जब इस्लाम का एवोल्यूशन हुआ तो अरब्स ने भी इंडिया पे अटैक किया और एरिया को कनक्योर किया। दिल्ली सल्तनत और तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं तो वो इस्लाम के इमरजेंस के बाद का मामला है ना। फिर मुगल भी मिडिल एशिया से आए थे, बेसिकली ये तजाकिस्तान के एरिया के हैं। तो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया आते हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम है कि ट्रेवलर्स जब इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया के बारे में वो डिटेल में बता रहे हैं कि कितना वेल्दी कंट्री है। ब्रिटिशर्स से आने के पहले इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, और अभी फिर से एक बार इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी हो चुकी है, राइट। तो चूंकि एक 200 ईयर्स, है ना, अराउंड 200 ईयर्स का जो हम लोगों ने एक गुलामी का दौर देखा, उपनिवेशवाद, है ना, कॉलोनिज्म का दौर देखा, जो सारा यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं कि यहाँ से पैसे ब्रिटेन गए, मैनचेस्टर में प्लांट लगा, है ना, लंदन में, कैम्ब्रिज में, इस तरह के डेवलपमेंट देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ से 200 ईयर्स तक आप इंडिया को खाली करते रहे, तो हम बढ़ेंगे, है ना, वापस से हम वेल्दियर होंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 100 ईयर्स
150 ईयर्स वगैरह वगैरह, राइट। तो ये ठीक हो जाएगा। तो एक ये कारण था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेड है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, सर्विस सेक्टर का उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। तो ट्रेड जो भी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेड है, और एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेड है तो उस सिचुएशन में हमारे पास सबसे बेहतर फर्टिल लैंड है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। गंगा यमुना दो नदियाँ, इधर इंडस वैली, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास, फिर नीचे आते हैं कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, है ना, ये सारी नदियाँ हैं। इधर आते हैं तो ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो ये जो पूरा, अगर ये डेजर्ट, थार डेजर्ट को थोड़ा सा एरिया को छोड़ दो, तो ये सबसे बड़ा एक फर्टाइल लैंड देता है, खास करके गंगा यमुना का जो रिवर के एरिया में जो प्लेन लैंड है इंडिया का, है ना, जो पाकिस्तान से अगर आप लो तो पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरा एरिया कवर करता है। अब नीचे साउथ की बात करें तो साउथ में भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कॉफ़ी और तमाम तरह के स्पाइसेस जो हैं वो काफ़ी उगाए जा रहे हैं, उसका वो हो रहा है, एग्रीकल्चर उसका हो रहा है, और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट ये मॉडर्न टाइम पीरियड में शुरू हुआ, एंशियंट में ही हम लोग देखते हैं कि इनिशियल डेज में सबसे पहले जब इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन होता है, उसी सिचुएशन से ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे। तो जिस समय जैसी सुविधा रही, अगर मान लो उस समय पे सिर्फ हमारे पास इतना ही नेवल पावर था कि हम साउथ ईस्ट एशिया में, या ना ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, इस हिस्से में ही ट्रेड कर सकते थे, तो ये करते थे। या हमारे पास यहाँ पे था अरेबियन, ये अरेबियन सी है ना, तो हम लोग के यहाँ से अरब में ट्रेड हो रहा है, या गुजरात के एरिया से अरब में ट्रेड हो रहा है, और ये अरब जो है वो फिर इसको आगे कंटिन्यू पास ऑन कर देते हैं, कहाँ, यूरोप के बीच। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम फिर फ्रेम में आके ये यूरोप और इंडिया का ट्रेड स्टार्ट हुआ। एंशिएंट से, जब से यूरोपियन सिविलाइजेशन है और जब से इंडियन सिविलाइजेशन है, तब से ट्रेड चल रहा है। अगर आप बात करो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमारा ट्रेड चल रहा था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो दैट मीन्स है कि यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेड जो है वो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन था तभी से ये चल रहा था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, मॉडर्न टाइम में ये और बढ़ेगा, है ना। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और आज की मैं बात करूं, और सर्विस सेक्टर का इमरजेंस हुआ, उस पीरियड में हम पिछड़ गए कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस तरह का वैल्यू नहीं दिया। हम सीधे जंप मार के, फर्स्ट पहले होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर होता है सर्विस सेक्टर। तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अभी भी इंडिया की लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्कों में लगी हुई है। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाना था, लेकिन हम लोगों का वो हो नहीं पाया, वो टाइम फ्रेम क्रॉस कर गए, क्योंकि चाइना ने वो कर दिया, है ना, और कंट्री भी कर दी, हम लोग भी धीरे धीरे पीछे से किए। बट हम लोग जब मार के सीधे चले गए कहाँ, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा था। तो जो कॉस्ट कटिंग लेवर्स थे, जो सस्ते लेवर्स थे, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, यहाँ आ गया, और इन कारणों से हम जो है सीधे सर्विस सेक्टर में जंप मार गए, राइट। तो ये ट्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया और यूरोप का, है ना, इंडिया एंड अदर वर्ल्ड का, राइट, वो एंशिएंट से चला आ रहा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड नया नया स्टार्ट हुआ था। अब इनको कुछ ट्रबल होती है, उस ट्रबल के कारण इस ट्रेड में ब्रेक लग जाता है, और उसी ब्रेक के बाद कहते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, है ना। वो क्या ट्रबल था उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मार्को पोलो का आना होता है, या फिर बहुत सारे और भी, जैसे कि मेगास्थनीज ने बताया है, वेनसांग ने बताया, फाहियान ने बताया, है ना, अबुल रज्जाक ने बताया, है ना, मार्को पोलो ने बताया, इन तमाम ट्रेवलर्स ने बताया है कि इंडिया कितना वेल्दियर है ना, कितने पैसे हैं। चूँकि हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आप ज़्यादा मात्रा में, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, है ना, ये पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, कि हमारा एक्सपोर्ट आइटम कितना है और हमारा इंपोर्ट आइटम कितना है ना। तो ये बैलेंस में होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा पैसा फॉरेन जा रहा है, और ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको सामान बेच रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, तो हम रिच होते चले जाएंगे। आज अमेरिका के साथ क्या हो गया है, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उसका वो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। वो भी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट जो है वैल्यू काफ़ी कम है। अराउंड एक जो आईफोन है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,000 के अराउंड पड़ता है, राइट, 12,000 से 15,000 के बीच में। और यही जो है पेन वर्ल्ड में ये 1 लाख प्लस में बिकता है।
है ना। तो इसका जो आप देखो कि इस तरह से इसके मार्केटिंग और ये वो सारी चीज़ों को करके, तो इससे इसका जो प्रॉफिट है वो कितने गुना ज़्यादा है। 12,000 में वो बना रहा है और 1 लाख में बेच रहा है, उसका कुछ ना कुछ बना के कि दिस है, दैट है, ये है, वो है। और उसको लग्जरी गुड्स, मोबाइल जो है वो नेसेसिटी का गुड्स हो सकता है ना, वो लग्जरी गुड्स नहीं हो सकता है। लग्जरी मोबाइल यूज़ की चीज़ है, इसमें लग्जरी क्या है, लेकिन उसको उस तरह से प्रेजेंट किया गया कि वो लग्जरी गुड्स में कन्वर्ट हो गया। और ये टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों में हमेशा से होता रहा है। फूड के आइटम में भी होता है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसको नेसेसिटी से उठा के लग्जरी में डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी जो मल्टीग्रेन आटा है ना, तो मल्टीग्रेन जो आटा है ये लग्जरी गुड्स में चला गया है। इनिशियली एंशिएंट में जब गेहूं उतना नहीं हो रहा था, मक्का उतना नहीं हो रहा था, तो हर जगह के लोग अलग अलग स्टाइल का खाना खा रहे थे, राइट। मोटा अनाज जो है, मिलेट्स जिसको बोलते हो, मोदी जी बहुत ऐड करते हैं मिलेट्स का। तो मिलेट्स पहले गरीबों का भोजन था, आज वो लग्जरी गुड्स हो गया है ना। तो इस तरह से, या जैसे कि बड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गया, बड़ा पाव हो गया, इस तरह के हर सिटी में एक अलग अलग तरह का आम आदमी का एक फूड होता है। इडली डोसा हो गया, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये परेशानी आ गई। तो जब भी आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट कम करोगे, तो इकोनॉमी प्रॉफिट में रहेगी। कोका कोला है, अमेरिकन कंपनी है, लेज है, अमेरिकन कंपनी है, एप्पल अमेरिकन का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन, यूट्यूब अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, टेस्ला अमेरिका, है ना। वो जो है NDVA करके जो है वो चिप बनाता है, इंटेल अमेरिका, ये सारी कंपनी अमेरिकन कंपनी है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, इसलिए वो सरप्लस में है पूरे वर्ल्ड से। अब उसको चैलेंज कर दिया ये चाइना, क्योंकि चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना किया, सस्ता कॉस्ट में अवेलेबल कराया, तो चाइना और उसके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट डाउन हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया कि चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, अमेरिका को इंपोर्ट कम कर रहा है, क्योंकि अपने हिसाब की चीज़ें वो बना रहा है। इंडिया के साथ हमारा ये दिक्कत है, लेकिन हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर हम बेचते हैं, तो मेजोरिटी में हमारा सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड मामला जाता है, ठीक है। वापस आते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी पे। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेड कैसे होता है। यूरोप के साथ हमारा ट्रेड हमेशा से रहा है ना, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, हर पीरियड में। बस ये एक नए पैटर्न का ट्रेड होगा कि अब यूरोपियंस डायरेक्ट इंडिया आएंगे। इससे पहले तक थ्रू अरेबियंस हमारा ट्रेड हो रहा था, हम अरेबियंस को सामान देते थे, अरेबियन वो सामान उठा के टर्की में एक कॉन्स्टेंटेबल है ना, जिसको अभी इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कैपिटल ऑफ तुर्की है, तो वहाँ पे भेजते थे, वहाँ से फिर वो रोम चला जाता था और उससे फिर पूरे यूरोप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, राइट। इस तरह का। तो मेनली हम लोग स्पाइसेस बेचते थे और इस तरह की कुछ चीज़ें। लग्जरी गुड्स में भी जैसे कॉटन वगैरह के क्लॉथ्स जो हैं, और आइवरी जो है वो हाथी दांत के सामान जो है, इस तरह की चीज़ें। और कुछ भी लग्जरी जैसे गोल्ड का कुछ बना के बेच रहे हैं, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी हम हमेशा से इंडिया बेचता रहा, आज भी जेम्स एंड ज्वेलरी जो इंडिया मेजोरिटी में सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को, है ना। अब है यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। ये एक सिटी है, कहाँ है ये सिटी, यहाँ पे है। और ये सिटी जो है, आप इसको देखोगे तो दिस सिटी इज बिलोंग्स टू तुर्की, है ना, ये टर्की का एरिया है। अभी तक क्या था कि इस सिटी पर किसी न किसी यूरोपियन एम्पायर का टेक ओवर था। अब यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगी कब, 1453 में। क्या बदल जाएगा कि इस एरिया पे अब कंट्रोल हो जाएगा ओटोमन तुर्क का, है ना। ओटोमन तुर्क एम्पायर जो है उसका यहाँ पे टेक ओवर हो जाता है। तुर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल ब्लॉकिंग द ट्रेडिशनल लैंड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गया। पहले मसाले यहाँ से गए पर्सिया, और यहाँ से फिर ये चला गया यहाँ पे, एक होल्ड यहाँ बगदाद में, एक होल्ड यहाँ, और यहाँ से फिर ये इटली के रोम या फिर जहाँ जाना है वहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये ट्रेड रूट था। तो इस एरिया पे कंट्रोल था किसका, यूरोपियंस का। पर्टिकुलर इस सिटी पे कंट्रोल था। इस सिटी को बहुत जीतने की कोशिश की गई थी तुर्क्स के द्वारा, है ना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली ये 1453 में ये हो गया कि तुर्क ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब तुर्क ने इसको टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पर तुर्क अपनी मोनोपोली चलाने लगे। ओटोमन एम्पायर ने कहा कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे यूरोपियंस को, लेकिन ये मेरी शर्तों पे होगा, राइट। तो जो मैं कहूँगा, जो प्राइस मैंने तय किया है उस प्राइस पे ये ट्रेड होगा, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ कि यूरोपियंस को प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पे प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए, और इन लोगों का
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लंबे समय से, काफ़ी लॉन्ग पीरियड से, एंशिएंट मेडाइवल के पीरियड से ही ये इंडिया के स्पाइसेस पे डिपेंडेंट थे कि इनको कोई और ऑप्शन इनके पास अवेलेबल नहीं है। और चूंकि मीट ओरिएंटेड सोसाइटी थी, जैसे कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप में, खास करके रोमन एरिया में, मेडाइवल में जो ये ब्लैक पेपर और उसको क्या बोलते हैं, जीरा को, है ना, तो ये दोनों जो है वो लग्जरी गुड्स था। कोई आम पब्लिक, कोई साधारण फैमिली का गरीब आदमी जाके ये नहीं खरीद सकता था, उसको मना था। ये पनिशेबल ऑफेंस था कि अगर आप ब्लैक पेपर खरीद लेते हो और आपकी हैसियत एलिट क्लास वाली नहीं है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड था, राइट। इंडिया से आएगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर बिका। अब ये मीट ओरिएंटेड सोसाइटी है, इनका मेन फूड आइटम मीट है, तो उस कंडीशन में वो उनको चाहिए ही चाहिए। और वो बेक करके खाते हैं मसाला, हम लोग के जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो इंडियन कल्चर में है कि ऑनियन, प्याज, टमाटर, ये सब, दही, काजू, ये सब मिला के बना दिया, तो वो नहीं था। वो बेक करते हैं, है ना, मीट को, और उसके ऊपर ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला और उसको खा लिया। अभी भी यही होता है, राइट। तो उसको लग्जरी गुड्स कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ब्लैक पेपर मेरे से खरीद रहे हो इंडिया से, तो इंडिया में तो ब्लैक पेपर का कल्टीवेशन हो रहा है, वो तो हर सीजन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। या और भी जो है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, वॉटेवर, तो आप खरीद रहे तो हर सीजन में आ जाएगा। बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शराब बहुत अच्छी होती है, अल्कोहल, और वो बहुत मात्रा में वहाँ यहाँ कंजम्पशन है नहीं, और वो डेली रूटीन में, हैबिट में भी नहीं है, राइट। लग्जरी गुड्स आप कुछ बनाते नहीं हो, उस तरह का साटक, मलमल, जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं, तो वो भी आपका नहीं है, तो वो भी नहीं चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आप दे दो, वाइन्स दे दो, और उसके अलावा कुछ जो है लग्जरी आइटम्स, उसको हम आपसे ले लेंगे। लेकिन मेजोरिटी में क्या दे पाओगे? बार्टर सिस्टम है, करेंसी चल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आप दोगे गोल्ड, कि 5 kg 5 kg ब्लैक पेपर आप मेरे को दो, मैं आपको ½ kg गोल्ड दूंगा, है ना। और यहाँ से एंशिएंट से लेके अभी तक में इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड का इमर्जेंस होता है इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में उस तरह से गोल्ड है नहीं, राइट। और उन यूरोपियंस के लिए, इंडियन के लिए, दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, या लेड है। आप इन तमाम चीज़ों से के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो मेजोरिटी में हर सीजन में बहुत मात्रा में गोल्ड इंडिया आया। बदले में क्या गया? ब्लैक पेपर गया, दालचीनी गया, जीरा गया, है ना, तेजपत्ता गया, लौंग गया, इलायची गई, राइट। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारा ट्रेड एकदम वन साइडेड था। हमें कुछ चाहिए नहीं, हम सब उगा लेते हैं, और आपको चाहिए तो लेना पड़ेगा, बदले में गोल्ड देना पड़ेगा। तो ये वन साइडेड ट्रेड था, है ना। वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनका चूंकि फूड हैबिट वैसा हो चुका है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि ओटोमन का यहाँ पे कंट्रोल हो जा रहा है, राइट। ओटोमन ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल कर लिया तो ये ट्रेड रूट ब्रेक हो गया तो प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक चला गया मामला, कि 50 मल्टीपल टाइम्स में हाई वो चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, है ना। और ये इंडिया से जा क्या रहा है? बेसिक नेसेसिटी गुड्स भी आपको जा रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी, लग्जरी गुड्स भी जा रहा है, नेसेसिटी गुड्स भी जा रहा है ना। तो इस दोनों में आपकी निर्भरता है। आप अनाज नहीं ले रहे हो, चावल राइस नहीं ले रहे हो, वेट नहीं ले रहे हो, कॉर्न नहीं ले रहे हो, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मंगा रहे हो, राइट। तो इस कंडीशन में ये परेशानी हो गई। अब ट्रेड के लिए आपको दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि एक सब्सटीट्यूट तो ये है कि आप ऐसे करके इंडिया आ जाओ। टेक्निकली यहाँ पे रसिया खड़ा है, और रसिया यूरोप हमेशा सेपरेट एंटिटी रहा है ना। रसिया की अपनी पॉलिटिकल पावर रही है, और चूंकि हाई कोल्ड एरिया है, तो इस रूट से तो ट्रेड बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से होना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। लैंड रूट से कनेक्शन का एक ही जरिया था, वो ब्लॉक हो गया। दूसरा है कि आपको सी रूट से आना है, तो यहाँ से आप यहाँ और फिर यहाँ से जाओ, तो ये है सहारा डेजर्ट है, आप ये भी नहीं कर सकते हो। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है इंडिया आने का, कि आपको सी में उतरना पड़ेगा, और आपकी नेवल सिस्टम के हालात ठीक ठाक चल रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में यूरोपियंस की ये मजबूरी हो गई कि इंडिया तक कैसे भी करके कोई रूट निकाला जाए जिससे हम लोग वहाँ जा सकें, ठीक है।
अब आते हैं वापस से यहाँ पे कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब कह रहा है कि अरब की मोनोपोली है, तो अरब से इंडिया में ट्रेड हो रहा है, यहाँ से सामान यहाँ जा रहा था या यहाँ से सामान यहाँ जा रहा है, राइट। तो अरब हिट मेन में मिडिल मैन है और अरब ये ट्रेड दे देते थे कहाँ, कॉन्स्टेंटेबल, कस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, है ना, तो वहाँ पे चला जाता था। तो अब यहाँ पे कंट्रोल रोड रेड सी एंड लैंड ट्रेड रूट्स एक्टिंग ए इंटरमीडिएट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। और ये सी बात है कि इंडियंस हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे तो मर्चेंट्स बहुत कम हुए हैं, है ना, ये बाद में ट्रेंड डेवलप हुआ। अभी भी इंडियन सोसाइटी में जो आपको बिजनेस ओरिएंटेड लोग, माइंडसेट वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, है ना। पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज है जो एकदम बचपन से ही बिजनेस माइंडसेट के बारे में समझती है, राइट। और ये एंथ्रोपोलॉजी की भी थ्योरी भी है कि अगर 6 जनरेशन तक आप किसी एक काम, एक ही पेशा, एक ही वर्क को कर रहे हो तो आपके अंदर स्पेशल डेवलपमेंट हो जाता है, स्पेशल एबिलिटी आ जाती है उस काम को करने की, राइट। अब है कि यहाँ पे सी रूट ढूंढा जाए। यूरोपियन साउथ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया अवॉइड मिडिल मैन, है ना। तो ये अवॉइड कर रहे थे। क्यों अवॉइड कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, काफ़ी हाई हो गया था और सप्लाई जो है, ये जो ओटोमन तुर्क के लोग थे ये अपने हिसाब से कर रहे थे, आपके हिसाब से सप्लाई नहीं होगा। अब है कि मार्को पोलो यहाँ का था, मोरक्को का था। मोरक्को यहाँ पे कंट्री है ना। तो मार्को पोलो ने एशिया का ट्रैवल किया, उसने बताया इसके वेल्थ के बारे में, कितना रिच एरिया है। उसके अलावा अगला मैटर आता है वास्को द गामा, अमेरिकन वेस्पुसी थी। ये आदमी भी जो है ये इंडिया खोजने के चक्कर में अमेरिका की तरफ निकल गया था और कोलंबस ने तो फाइनली अमेरिका खोज ही दिया। मैगलन, है ना, इजाबेल, इन तमाम तरह के जो मर्चेंट्स थे, है ना, इन लोगों ने वर्ल्ड वाइड एक शुरू किया कि किसी तरह से इंडिया जाने का कोई रूट हमें मिल सके। उस कंडीशन में इन लोगों को रूट मिला। कैसे मिला? तो सबसे पहले कॉपरनिकस और गैलीलियो, इस दोनों का जो कंपस, इन लोगों ने कंपस वगैरह बनाया, दूरबीन बनाया। तो गैलीलियो और कॉपरनिकस ने एक सपोर्ट अवेलेबल कराया नेविगेशन के लिए कि आप कैसे सी रूट को यूज कर सकते हो। अब पहले राउंड में ये लोग यहाँ, पुर्तगाल आप देखोगे एक छोटा सा देश है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। तो यहाँ से ये चलते हैं कब? केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ पे जो ये है अटलांटिक ओशियन है, तो आप यहाँ पे कोस्ट के किनारे किनारे चलो, राइट, कोस्ट के किनारे किनारे, ज़्यादा भागना नहीं है। तो ये यहाँ तक पहुँच गए। कब पहुँच गए? 1486 में। तो इन लोगों ने फिर वापस चले गए कि भाई यहाँ तक मैं गया, यहाँ तक तो हम इंडिया नहीं मिला, राइट। तो लेकिन यहाँ से इनको पता चला कि आगे इस तरफ जाने पे, ईस्ट की तरफ जाने पे इंडिया अवेलेबल शायद मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये हुआ कि ये रूट अब क्लियर हो गया, हाफ रास्ता तो हो गया। तो केप ऑफ गुड होप 1486 में शिप फ्रॉम लिस्बन रीच्ड अफ्रीका साउथर्न टिप, राइजिंग होप ऑफ फाइंडिंग सी रूट ऑफ इंडिया। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा क्या? केप ऑफ गुड होप, है ना। एडम स्मिथ कहता है, हिस्टोरियन है, कि द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया एंड अमेरिका वेयर द टू ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड, है ना। क्योंकि यूरोपियंस का एक मेजोरिटी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनका जीना मरने का सवाल था इंडिया के साथ। तो आधे रास्ते तक तो 1486 में पहुंचा जा चुका है। अब आगे कहानी आएगा, पुर्तगाली कंपनी कैसे इमर्ज करती है, कैसे वास्को ड गामा की एंट्री होती है। अब फिर सेम वही मैटर है कि यहाँ तक का तो मामला पता है, तो फटाफट जहाज पकड़ो और यहाँ आ जाओ, है ना। आ गए सी रूट 1498। 1497 में ये चला था वास्को ड गामा, सीधे यहाँ आ गया केप। अब यहाँ से एक बंदा इसको मिला, दैट इज नेविगेटर, अरब नेविगेटर मिला, अब्दुल माजिद। अब अरबियंस का तो अफ्रीका के साथ ट्रेड चल रहा है, अरबियंस इंडिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और अरबियन अफ्रीका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में, इंटरनल अफ्रीका तो नहीं। तो यहाँ पे इनको अब्दुल माजिद मिलता है और ये बताता है कि इस किनारे से आप, कोस्ट के किनारे किनारे चलते हुए आप इंडिया जा सकते हो। और ये बंदा 1497 में चला और 1498 में इंडिया पहुंच गया। दैट इज द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पे स्टे करते। अभी भी जो शिप चलती है वो मेन जो एकदम बीच मिडिल सी में नहीं चलता है। मैक्सिमम शिप जो है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि 300 किलोमीटर्स के अराउंड का जो एरिया होता है हर कंट्री के बगल का, वो एरिया जो है वो उनका इंटरनल वाटर हुआ। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है, राइट।
तो इस इंटरनेशनल वाटर में आपको चलना है, इंटरनल में नहीं जाना है। तो उस कंडीशन में आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना है और इस डिस्टेंस में लेकिन किनारे के नज़दीक ही रहना है, आप ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप किसी पोर्ट पे जाके रुक सकते हो। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये सराउंडिंग जाते हुए 1498 में ये पहुंच गए कहाँ, कैलीकट, है ना। 1419 गाइडेड बाय अरब नेविगेटर अब्दुल माजिद, वेलकम बाय जमोरिन कैलीकट। और केरल में एक जगह है कैलीकट, वहाँ पे जमोरिन किंग ने, है ना, जमोरिन एक टेरिटरी था, जमोरिन किंग ने वेलकम किया और यहाँ से अब शुरू होता है यूरोपियन और इंडियन के बीच ट्रेड। इधर अभी दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा है। 1526 में मुगल एम्पायर इमरजेंस होगा अकॉर्डिंग बाय बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, तभी यूरोपियन उस तरह से अटैक, और यूरोपियन का भी पोटेंशियल उस लेवल का नहीं, अभी मेडाइवल का ही पूरा माहौल चल रहा है। 1498 में वास्को द गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए जमोरिन के कैलीकट यानी कि केरल के एक एरिया में पहुंचता है, दैट इज कैलीकट, वहाँ ट्रेड करता है। तो अब आपके मन में होगा कि जो ये वास्को ड गामा है, जो मर्चेंट है, वो एक शिप से चलता है, नहीं, जो वास्को ड गामा था वो 3 शिप लेके आया था, राइट। और 3 शिप और ढेर सारे पैसे, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो गोल्ड वगैरह तो आपको यहाँ से ख़रीदना है। तो मसाले, आप घूमने तो आए नहीं थे कि चलो एक बार में रास्ता पता करते हैं, अगली बार में ख़रीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये वहाँ गया, यहाँ पेमेंट करता है और यहाँ से मसाले लेता है ना, और फिर इसी रूट को फॉलो करते हुए ये पुर्तगाल पहुँचता है। अब पुर्तगाल पहुँचने के बाद यूरोप में हाहाकार मचा हुआ इंडियन स्पाइसेस का, राइट। इसको पूरे जाने और आने, आप समझ सकते हो कि 3 बड़े बड़े शिप हैं, मैनुअली चलना है, उसको पाल वगैरह लगा के, इंजन तो बने नहीं है अभी, है ना। तो कितने सारे एम्प्लॉय होंगे कि 400-500 आदमी तो तीनों शिप मिला के काम कर रहा होगा, उसको पेमेंट भी करना है, राइट। तो उसका सारा पेमेंट निकालने के बाद, जाने आने का खर्चा निकालने के बाद, जो मसाला खरीदने में है पैसा जितने भी लगा, उसको निकालने के बाद इस बंदे को 16 टाइम का प्रॉफिट हुआ, राइट। 16 टाइम्स सारा कॉस्ट निकल गया। अगर इसने 1 करोड़ लगाया था तो ये 16 करोड़ कमाया कॉस्ट निकालने के बाद, राइट। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल धंधा है। तो अब पुर्तगाली जो है ये किसी से क्यों शेयर करेगा, क्योंकि इसके यूरोप में और भी जो भी कंट्री है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, ये सारे कंट्री तो इसके राइवल हैं और ये प्रॉफिटेबल धंधा है। तो 1498 से लेके काफ़ी लंबे समय तक, राइट, अराउंड 50 ईयर्स के अराउंड होगा वो, तो उस जब तक कि इसके पीछे डेनिश नहीं पड़ जाते हैं, तो उस पीरियड तक ये किसी से शेयर नहीं करता है कि ये रास्ता कैसे पहुंचना है, इंडिया जाने का वे क्या है, राइट। और प्रॉफिट का ये मज़े लेता रहा। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अब है कि अर्ली एनुअल ट्रेड 1498 से 1505, अभी कोई कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं की गई। 1498 से 1505 यानी कि 7 ईयर्स तक ये बिल्कुल मैनुअली चला कि भाई एक बंदा जा रहा है वास्को ड गामा के कंट्रोल में, राइट, और वो बंदा मसाला लेके आ रहा है और फिर वो पुर्तगाल पूरे यूरोप को वो मसाला सप्लाई कर रहा है और इस रूट को लगातार फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तय हुआ कि अब ऐसे नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। और हर टिप में मैं बता रहा हूँ कि 16 टाइम का प्रॉफिट हो रहा है, 15 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब तो इनको अलादीन का चिराग लग गया हाथ, जब मर्जी है घिसो पैसे आगे, राइट, कि 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस की, एकदम जीरो गारंटी है लॉस की। बस आपको सही सलामत इंडिया पहुंच जाना है, वहाँ से मसाले खरीदने हैं और यूरोप में आके बेच देना है। और लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि शिप आएगी और मसाले लूट लें, जो रेट बोलोगे उस रेट पे लेने को तैयार हैं स्पाइसेस। बिफोर एनी फॉर्मल कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो 1505 में पुर्तगाली गवर्नमेंट ने, है ना, एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी, है ना, दैट इज इससे पहले क्या हुआ कि फैक्ट्री बनी 1503 में कोची में, 1503 में कनानूर में अमंग द फर्स्ट फैक्ट्री। अदर सेंटर इंक्लूडेड भटकल 1521 में, मंगलूर 1568 में, होनावर 1568 में, है ना। तो 1505 में एक पुर्तगाली कंपनी बनती है, वो अभी हम दिखाता हूँ आगे। अब व्हाट इज़ द, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री समझ लिया कि व्हाट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो ट्रेड एक्सचेंज की जो जगह है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री, है ना। तो कुछ बंदे इसने यहाँ पे रख दिए क्योंकि ये सीजनल चीज़ें खरीद रहा है
है ना। अब जो किसान बेचने आएगा वो इंतजार तो करेगा नहीं कि कब जहाज आएगा वास्को ड गामा के टीम का, मैं सामान लेके बैठा रहूं। तो एक इसने यहाँ पे वेयर हाउस बना दिया कि आपको जब भी कुछ भी बेचना है यहाँ लेके आइए, मैं आपको, मेरा बंदा है यहाँ पे आपको पेमेंट करेगा, आप ले लो, और वो स्टोर करके रखेगा, मेरा शिप जब आएगा उसमें वो लोड करेगा, वो चला जाएगा, राइट। तो ये पूरा मैटर था। तो इसी को फैक्ट्री कहते हैं। इसी ये वर्ड्स बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। बाद में वो फैक्ट्री किसी और कारण से फेमस हो गया, जो अभी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में जानते हैं कि ये फैक्ट्री है, राइट। तो फिलहाल ये फैक्ट्री जो है ट्रेड सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोगों के, राइट। अब है तो 1505 में एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड होती है, दैट इज नेम इज, पुर्तगीज नेम है ये, लेकिन इसका ओवरऑल मीनिंग है ये एस्तनातो द इंडिया, है ना। पुर्तगीज में इसको एस्तनातो द इंडिया कहा गया 1505 में। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडिया के साथ ट्रेड किया जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेड बॉडी विथ हेडक्वार्टर इन लिस्बन, है ना, पुर्तगाल के लिस्बन में, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि, है ना। ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे ही है, अभी जो मैप आपने देखा था तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे ही कोच्चि है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर यहाँ बना दिया, और वहाँ बना दिया कहाँ हेडक्वार्टर, लिस्बन में। चूंकि गवर्नमेंट ओरिएंटेड है तो सब कुछ पूरा फॉर्मेशन, चूंकि प्रॉफिट बहुत हो रहा है तो गवर्नमेंट इसमें कूद पड़ी कि हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो यहाँ से ये ट्रेड शुरू हो जाता है। अब पुर्तगाली थोड़े से नेचर में ना फ्रांसीसियो जैसे हैं, ब्रिटिशर्स जैसे तो कतई नहीं है। तो 1510 में पुर्तगालियों ने कैप्चर फ्रॉम आदिल शाही डायनेस्टी, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क, गोवा रिमेन अंडर पुर्तगीज अंटिल 1961। ये क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, क्या, देखो ये जो आप सी रूट देख रहे हो, तो ये सी रूट में बहुत सारे कैरेबियंस कंट्रीज हैं, ये क्या बोलते हैं, पैराइड्स आपको मिलेंगे, है ना। इसी से बेस्ड, इसी पीरियड पे बेस्ड बना है पैराइड ऑफ कैरेबियन सी, जिसकी बहुत सारी सीरीज मूवी चलती है। तो बहुत सारे समुद्री लुटेरे आपको लूट सकते हैं, और जो दूसरी कंट्री के जो शिप्स हैं, है ना, ट्रेडिंग शिप्स हैं या जो भी है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अभी भी होता है सोमालिया के इस एरिया में, आप देखते होगे इंडियन ओशियन से ये लोग शिप को ही हाईजैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा शिप ही ये हाईजैक करके और सोमालिया के कोस्ट पे लगा दिया। अब उतना बड़ा शिप आप लेके भाग भी नहीं सकते हो, कहाँ जाओगे, और सारे क्रू मेंबर्स को अंदर जंगलों में कहीं लेके चले गए, पैसे दो तो क्रू मेंबर्स को छोड़ेंगे तब शिप जाएगा। तो अमेरिका के लिए भी है, दुनिया भर के लोगों के लिए अभी भी ये सोमालिया, इथोपिया, ये जो हॉर्न ऑफ अमेरिका है या अफ्रीका है, इस हिस्से में जो पैराइड्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, उससे परेशानी होती है, आज तक होती है। तो इस पीरियड में भी ये परेशानी थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने गार्ड्स रखने शुरू कर दिए। बंदूक बन चुकी है ना, तो बन चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर स्मॉल ही टाउन, स्मॉल लेवल का ही, लेकिन बन चुका है, राइट। और अपने रिवेलियन ग्रुप शिप से लड़ने के लिए भी है कि आपका कोई अगर मान लो पुर्तगाली जहाज किसी को, फ्रांसीसी को दिख गया, तो फ्रांसीसी चाहेगा उसको डुबा दो, कोई कोर्ट केस तो होना नहीं है, कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, है ना, यूरोपियन यूनियन तो बना नहीं है, डुबा देंगे तो नुकसान होगा कंट्री का, तो फायदा ही, अपना तो फायदा ही है। यूरोप, पुर्तगाल का नुकसान होगा तो फ्रांस का फायदा है, फ्रांस का नुकसान होगा तो इंग्लैंड का फायदा है, इंग्लैंड का नुकसान होगा तो पुर्तगाल का फायदा है, ठीक है। तो आपस में ये चलते रहता है। तो इसीलिए यहाँ से ये कुछ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के फॉर्म में, जो एक्स आर्मी मैन है या जिनको लड़ने के ठीक ठाक एबिलिटी है, उसको लेके एक छोटी मोटी सेना, अब हर ये कंट्री तो है ही, इसके पास अपनी सेना तो है ही। तो जब 1505 में एक सेना बन गई इनके पास, जो पुर्तगाल के पास, तो उसी को भेज दिया गया कहाँ कि भाई जाके अपना फैक्ट्री को थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह भी दो। यहाँ के इंडिया में लोकल लुटेरे भी हो सकता है कि चलो पुर्तगाली बहुत कमा रहा है, इसको लूट ले। अभी भी जो छोटा छोटा अपराधी इमर्ज करता है, वो सबसे पहले जो वहाँ के लोकल व्यवसायी होते हैं उन्हीं पर अटैक करता है कि बहुत ये गोल्ड वाला कमा रहा है, ये दुकान वाला बहुत कमा रहा है, चलो इसको हफ्ता मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। तो उस बैकग्राउंड में था, तो इसके पास था, लेकिन उसी आर्मी, छोटी सी आर्मी की टुकड़ी, चूंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड यूरोपियन आर्मी थी, तो इसने क्या किया, आदिल शाही डायनेस्टी से गोवा का एरिया 1510 में छीन लिया, है ना। किसने, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने इसको गवर्नर बना के भेजा गया था पुर्तगाली कंपनी का। और ये जो है गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर रहा, राइट। उसके बाद आज़ादी के बाद इसको फिर से इंडिया में मिलाया गया।
अब है कुछ की गवर्नर्स के नाम दिए गए हैं। तो फ्रांसिसो द अल्मीडा, तो सबसे पहले अल्मीडा आएगा 1505 से 1509 में। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। अब दो तीन टर्म आपको समझने पड़ेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी ये है कि पुर्तगालियों ने पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस हिस्से में एक पूरा अपना पावरफुल पोटेंशियल इमर्ज किया। अब आपको कहीं भी ट्रेड करना है, इंडियन ओशियन में आपको उतरना है, तो आपको पुर्तगालियों के बैकअप के बिना, उसके सपोर्ट के बिना आप इंडियन ओशियन में ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपका शिप क्रॉस नहीं कर सकता है ना। यहाँ पे एक अपना सेंटर बनाया, यहाँ अपना सेंटर बनाया, यहाँ अपना सेंटर बनाया, राइट। और सब जगह मिलिट्री रेड, जैसे आज अमेरिका करता है, राइट। तो इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, कि अगर आपको ट्रेड करना। अब इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी अरब्स को हुई और सबसे ज़्यादा परेशानी इंडियंस को हुई। कैसे? को इंडियन ट्रेडर तो अब बंद गए पुर्तगालियों से ट्रेड करने को, चूँकि सूरत से लेके केरला तक, है ना। हम लोग वेस्टर्न कोस्ट में ट्रेड कर रहे थे अरेबियन से, अरेबियन ने सामान लेके जैसे तैसे भी हो अरब पहुंचा रहे हैं, यूरोप पहुंचा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे पुर्तगालियों ने टेक ओवर कर लिया है ना। दैट इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके रिगार्डिंग एक और कहानी होगी, है ना, उसको कहते हैं कार्टेज, तो उसको भी देखेंगे। तो ये जो हमारा पहला गवर्नर पुर्तगालियों का है, दैट नेम वाज क्या? फ्रांसिसो द अल्मेडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी, इंडियन ओशियन पर डोमिनेंस कर दिखाने लगा और इससे परेशानी हो गई। गुजरात के किंग ने बहुत मारा था पुर्तगालियों को, तो पुर्तगाली गुजरात में परेशान रहते थे। या फिर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि मुगलों में शाहजहां ने गुस्से में आके पुर्तगालियों को हुगली खाली करने को बोल दिया था, क्योंकि पुर्तगाली थोड़े से एग्रेसिव नेचर के थे, राइट। तो नेक्स्ट जो आता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, 1599 से 1550 तक। फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट, राइट। गोवा को टेक ओवर कर लिया, और गोवा को टेक ओवर करने के बाद हिंदू प्रैक्टिस में जो सती प्रैक्टिस थी, तो वो गोवा में एबॉलिश कर देता है। ये ब्रिटिशर्स से बहुत पहले की बात है। तो गोवा में सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया, और इसने इनकरेज किया कि पुर्तगाली यहाँ पे सेटल डाउन हो, तो पुर्तगाली इंडियन मैरिज को भी इसने बढ़ावा दिया। अब ये अगला गवर्नर बनता है, पुर्तगीज नेम है, ये प्रोनाउंसिएट चुन्हा लिखा हुआ है, लेकिन डुआ करके कुछ ये लोग प्रोनाउंसिएट, नीनो डुआ करके इसका नाम है। 1529 से 1538, है ना। हाँ, जो भी है। अब इसने अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया कोच्चि टू गोवा, क्योंकि गोवा इनके कंट्रोल में था। कोच्चि तो इनिशियल डेज में हेडक्वार्टर बना दिया गया था, बाद में इसको शिफ्ट कर लिया गया कहाँ? 1530 में गोवा में। अब पुर्तगालियों के पास टेरिटोरियल गेन क्या क्या था? अभी तक पुर्तगालियों को कोई टच नहीं कर पाया है, कोई यूरोपियन कंपनी इसके पीछे नहीं आई हुई है। अभी इंडिया में ये है और अकेला यही है, राइट, अभी तक। तो दीव, दमन, है ना, पुर्तगाली कंट्रोल में आ गया। ट्रेडिंग सेंटर्स इंक्लूडेड सूरत 1599 में, हुगली 1579 में, और मलक्का, है ना। मलक्का कहाँ होगा? अफ्रीका में। तो मलक्का 1511 में। तो ये सारा एरिया जो है इसका प्रॉब्लम है। ये सारा एरिया पुर्तगालियों के कंट्रोल में है। तो आपको ये मैप में फैक्ट्री दिखाई गई है कि ये जो है, ये फैक्ट्री, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देख रहे हो, वेस्टर्न कोस्ट पे ही पुर्तगाली फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्ट्रियाँ कहाँ किसकी हैं? पुर्तगालियों की हैं, राइट। फिर फ्रांसीसी जो है, रेस्ट बचा हुआ जो आप एरिया देख रहे हो ब्लू वाला, ये फ्रांसीसियों की है, और रेड वाला जो है वो ब्रिटिशर्स की होगी। वो सब तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। अब है जो भी मैंने बताया था, कार्टेज सिस्टम। अब इंडियन ओशियन में आपको ट्रेड करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों से। 1502 से लेके 1750 तक ये मैटर चला, है ना, कि कार्टेज सिस्टम में। हालांकि बाद में ये कहीं कोई मैटर नहीं रह जाता है, थोड़े दिनों के बाद ये डिमोलिश हो जाएगा, राइट। कब हो जाएगा? 1596 के अराउंड में, है ना, और 1641 आते आते। तो एक नेवल ट्रेड लाइसेंस है कार्टेज
क्या है, इशूज बाय पुर्तगाली कंट्रोल इंडियन ओशियन ट्रेड, इंश्योर ट्रेड्स वेयर पेड टू पुर्तगीज पोर्ट्स गोवा, मलक्का और हरमुज। कि आपको इंडियन ओशियन में ट्रेड करना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका शिप आगे नहीं जाएगा। मर्चेंट शिप विद कार्टेज वेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैराइट्स एंड अराइवल स्टेट, तो आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे जितने भी समुद्री लुटेरे हैं उससे भी, और आपके राइवल जो कंट्री के स्टेट, चूंकि इसका नेवल पावर काफ़ी स्ट्रांग था। अब आता है मामला कि डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, है ना। तो मेजर डिफीटेड, पुर्तगीज को 1596 में डिफीट मिल गया, यहाँ पे मलक्का 1641 में छीन ले गया, मालाबार जो है 1663 में, ब्रिटिशर्स डिफीटेड इन द सूरत 1612 में, है ना, बैटल ऑफ सवेली, शाहजहां जो है इसको हुगली से भगा देता है, कहाँ 1631 में, और मराठा कैप्चर कर लेता है बेस्किन और सेल्सेट्टी 1639 में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अचानक क्या हो गया ऐसा, जो पुर्तगीज जो पुर्तगीज 1500 एडी से लेके इतने पावरफुल हैं, उनके साथ अचानक क्या हो गया। तो हुआ कुछ नहीं, पुर्तगीज की प्रायोरिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज को एक नया उपनिवेश मिल गया, एक नया एरिया मिल गया, दैट नेम वाज ब्राज़ील, है ना। सेम क्लाइमेटिकल सिचुएशन है और बहुत बड़ा टेरिटरी, और उधर मारा मारी भी कम है। तो पुर्तगीज की जो ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, और उतना बड़ा कंट्री भी नहीं है पुर्तगाल, जितना बड़ा फ्रांस है या ब्रिटेन है, राइट। और नेवल पावर इसका थोड़ा ड्रॉबैक कर गया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन का इमरजेंस होता है नेवल पावर के फॉर्म में, है ना। तो ब्राज़ील के मिलने के कारण, क्योंकि इनका सारा फोकस अब ब्राज़ील की तरफ चला गया, राइट। तो ब्राज़ील मिलने के कारण, गवर्नमेंट की कंपनी होने के कारण, और क्या हो गया, इनके पास मेन पावर की कमी होने के कारण पुर्तगीज धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन कर गए, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने मोनोपोली मेंटेन करके रखी। और इंडिया में पुर्तगीज के डिक्लाइन करने के कुछ और भी कारण थे। क्या? कि एक तो मैंने अभी बताया कि लिमिटेड मेन पावर रहा। एक और समस्या थी पुर्तगीज के साथ कि रिलीजियस टॉलरेंट नहीं थे, इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था, ये फोर्स कन्वर्जन पे उतर आए, है ना। ये ट्रेड के बाद अब ईसाई मिशनरीज के थ्रू इंडिया को ईसाई कंट्री, क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट करने लगे, और इंडिया में इस मैटर को लेके काफ़ी लोग रिलीजियस हैं, है ना, काफ़ी एग्रेसिव है। दूसरा, पुर्तगीज ने फटाफट गोवा पे अटैक करके टेक ओवर कर लिया और कुछ और एरिया को जीत लिया, तो इससे सारे जो सराउंडिंग किंगडम था सब अलर्ट मोड में चला गया कि ये सिर्फ ट्रेडर नहीं है ना, अलर्ट रहो इससे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत होशियारी दिखाई कि बहुत धीरे धीरे खाते रहे। जो हमारे फसल हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान चूहों से होता है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान चूहे से होता है ना। लेकिन हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने छोटे हैं और इतना धीरे धीरे खाते हैं कि लाखों लाख का खा जाते हैं, पता नहीं चलता है, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो एक रिलीजियस इंटॉलरेंस था इनके अंदर, फोर्स कन्वर्जन था इनके अंदर, और उसके बाद क्या हो गया, राइज ऑफ ब्रिटिश और डच। तो ब्रिटिश और डच का इमरजेंस होता है नेवल पावर के फॉर्म में। ब्राज़ील इनको मिल गया, है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील की तरफ फोकस करने लगे, तो इस कारण से धीरे धीरे ये लोग इंडिया को छोड़ दिए। जो इनके पास टेरिटरी थी, गोवा, दमन और दीव, ये तीनों 1961 तक इंडिया ये पुर्तगीज़ के पास रहा। 1961 में हम लोगों ने फिर इसे टेक ओवर कर लिया। अब आता है क्वेश्चन कि पुर्तगीज़ ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडिया में। तो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है कि कॉर्न अच्छी क्वालिटी वाला पहले भी होता था, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का था। टोबैको पुर्तगीज लेके आए, पोटैटो पुर्तगीज लेके आए, पाइनएप्पल पुर्तगीज लेके आए, पपाया पुर्तगीज लेके आए, गुआवा पुर्तगीज लेके आए, कैसियो पुर्तगीज लेके आए, वैनिला, ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा है इस बार 2025 के यूपीएससी में, राइट। और मैं मैराथन क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ा दिया, बाद में वो आ गया था। तो आपको सारी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटे छोटे एरिया से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फांसो आम, मैंगो, अल्फांसो मैंगो और क्राफ्टेड मैंगो, है ना। मैंगो पहले भी था इंडिया में, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट क्राफ्टेड मैंगो का कॉन्सेप्ट ये लेके आए, और अल्फांसो ब्रीड जो है इसको ये इंडिया में लेकर आए।
इसके अलावा और क्या इमरजेंस इनका क्या हुआ लैंग्वेज और कल्चर में, बहुत सारे वर्ड्स जो है इंडियन सोसाइटी में आज भी जो पुर्तगीज वर्ड है वो मूव होता है इंग्लिश वर्ड के नाम पे। जैसे कास्ट, व्हाट इज़ योर कास्ट, व्हाट इज़ माई कास्ट, है ना, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कास्ट इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, कास्ट पुर्तगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जाति, राइट। चर्च, चर्च को हिंदी में कहते हैं गिरजाघर, राइट। तो ये वर्ड इसका आया। इसके अलावा अलमीरा, अब पता नहीं अलमीरा आप समझते हो कि नहीं, वो जो गोदरेज वाला पूरा वो होता है, दैट इज अलमीरा। तो ये भी इनका वर्ड है, ये पुर्तगीज वर्ड है। अभी भी सुदूर देहात में चले जाओगे एंशियंट नॉर्थ इंडिया में, है ना, खास करके यूपी बिहार में, तो जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, है ना, तो वो शर्ट को कमीज बोलेगा। तो कभी शर्ट को कमीज बोलना, है ना, ये फैशन था कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम पुर्तगीज बोल रहे हैं, राइट। तो कमीज वर्ड जो है वो पुर्तगीज वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है शर्ट, है ना। तो हिंदी में शर्ट नहीं होता है, कमीज भी नहीं होता है, पता नहीं कुछ कहते होंगे उसको। और द मोस्ट फेमस वर्ड इज फालतू, यूजलेस, है ना, एक्स्ट्रा, है ना। तो इसको जो है वो फालतू पुर्तगीज वर्ड है, इसको फालतू ये कह रहे हैं। बाद में ये हिंदी में ऐसे रच बस गया, राइट, कि हम लोगों को लगता है कि फालतू तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश तो है ही नहीं, जबकि ये पुर्तगीज वर्ड है। अब इतने सारा चीज़ लेके आया पुर्तगीज, तो कुछ बीमारी भी ले लो। इंडिया को जो सबसे मेजोरिटी में नुकसान पहुंचेगा और पूरे पैन इंडिया इससे परेशान रहेगा, दैट इज प्लेग। आफ्टर समटाइम्स 150 ईयर्स में, है ना, प्लेग पूरे इंडिया को परेशान करे, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, है ना। और एक बीमारी सिफिलिस, सिफिलिस क्या है गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा सिफिलिस क्या होता है। ये ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ अदर यूरोपियन कंपनीज, हमें पढ़ना तो सारा है लेकिन फिर भी एक बार आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देख लो। तो इसके बाद आ गया डच। पुर्तगीज कब आया? 1498 में, और डच आते हैं 1605 में। आप समझ रहे हो कि 100 ईयर्स तक पुर्तगीज ने मजे लिए ट्रेड के, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई होगी। और उसके बाद भी वो छोड़ा नहीं, वो ब्राज़ील शिफ्ट कर गया, इस कारण से इंडिया पे फोकस नहीं किया। नहीं तो आज इंडिया में फ्रांस या पुर्तगाल कोई भी फोकस किया होता ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर, तो हम लोग फ्रेंच बोल रहे होते। इंडिया की सबसे सॉलिड भाषा फ्रेंच होती, इंडिया की सबसे अच्छी वाली क्वालिटी भाषा पुर्तगीज़ बोली जाती। लोग समझते हैं कि अगर आप पुर्तगीज़ बोल रहे हो तो यू आर इंटेलेक्चुअल, है ना। जैसे अभी इंग्लिश के साथ यही है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश तो यू आर इंटेलेक्चुअल। बाद में चूंकि ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, अमेरिका पे टेक ओवर कंट्रोल हो गया, ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन पे कंट्रोल हो गया, ब्रिटिशर्स का न्यूजीलैंड ब्रिटिशर्स का, तो एक बड़ा टेरिटरी जो था। लेकिन अभी भी यूरोपियन कंट्री में आप जाओगे तो जर्मन इंग्लिश में नहीं बोलेगा, फ्रेंच इंग्लिश में नहीं बोलेगा, फ्रेंच में बोलेगा, वो इंग्लिश सुनना नहीं चाहता है ना। उनके अंदर वो फीलिंग है। पुर्तगीज पुर्तगीज में बोलेगा, ब्राज़ील के एरिया में अभी पुर्तगीज बोला जाता है, राइट। तो ये लैंग्वेज का जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश, तो वो कॉलोनीज के पीरियड में, उपनिवेशवाद के दौर में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उस कारण से ये हुआ था, राइट। अब है कि 1605 में नीदरलैंड हॉलैंड को डच कहते हैं, डचीज, है ना। इसको एक और क्या बोलते हैं उसको, नॉर्वे और स्वीडन के एरिया में जो लोग हैं उसको बोलते हैं वाइकिंग्स एंशिएंट में, है ना। बाद में वो लोग, फिर इंग्लिश ब्रिटिशर्स का आना होता है। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री लगी सूरत में मुगल परमिशन से। 1632 में गोल्डन फरमान मिला सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से, है ना, कि आप मुझे एक सालाना ट्रेड सारे पोर्ट को यूज कर सकते हो और मुझे एनुअली आप ये अमाउंट दे दो, दैट इज कॉल्ड गोलकुंडा का सुल्तान का गोल्डन फरमान। 1662 में एक्वायर बॉम्बे डोरी ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। पुर्तगालियों के पास बॉम्बे था, तो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उसका मैरिज हुआ ब्रिटेन के राजकुमार से, तो ये गिफ्ट में मुंबई दे दिया गया। तो जो किंग था वो मुंबई रख के क्या करता, उसने $10 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि एनुअली $10 दे दो, है ना। फ्रेंच 1668 में सूरत में और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं, राइट। और कहानी आगे बढ़ चलती है। चलो तो अब आगे बढ़ाते हैं
डच की ओर बढ़ते हैं कि डच कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ रूट 1572, 1572। पुर्तगीज कब आए? 1498। तो लगभग 74 ईयर्स तक पुर्तगीज जो है इंडिया से ट्रेड एंजॉय करते रहे, राइट। अब डचों को कैसे पता चला कि इंडिया कहाँ पे कैसे पहुँचना है? तो डच शिप जो है वो पुर्तगीज शिप का पीछा करना शुरू कर दिया, है ना। पीछे 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 चलते चलते एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि अटैक ना हो जाए। और उन्होंने रास्ता ब्रेक कर लिया, रूट को ब्रेक कर लिया कि अच्छा ये जाते कैसे हैं। एकदम सिंपल तरीके से दुनिया चलती है। आईआर हो गया, दो देशों के बीच का जो ट्रेड है या दो देशों के बीच का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का देख लो कि हम लोग एकदम दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, एक माँ की पैदाइश है, ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। और देखो हमारे बीच में कैसा रिलेशन है, एकदम फैटम फैटी मुक्कम मुक्की हो रहा है। उसको लग रहा है कि कभी मेरा थोड़ा सा दरवाज़ा का एरिया वो टेक ओवर कर ले, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे घर में मेरे इधर तरफ क्यों बढ़ रहे हो। कि फ़ायदा पाकिस्तान को भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आज़ाद हुए 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और 1947 में पाकिस्तान बना या बांग्लादेश भी बना पाकिस्तान के फॉर्म में। आज क्या हालात है, राइट। तो बिल्कुल ये ऐसा ही चलता है। तो ये पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, राइट। तो 1572 में ये द डच डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया प्रीवियसली यूज्ड बाय द पुर्तगीज। एकदम सिंपल तरीका यूज किया, पुर्तगीज का पीछा करो रास्ता मिल जाएगा। और 1602 में, तुरंत नहीं, 1602 में डच ने अपना एक कंपनी बनाया, दैट नेम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको वीओसी बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। और ये फर्स्ट फैक्ट्री लगाता है कहाँ पे? ओपेंड एक्ट मसूलीपत्तनम में या मछलीपत्तनम में। और उसके बाद पुलिकट में, सूरत में, विमलीपत्तनम और गोलकुंडा में। तो डचों का कुछ एरिया भी छोटा था। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि फैक्ट्री वर्ड्स कई टाइम आएंगे। तो फैक्ट्री मतलब सिंपल समझना है कि फैक्ट्री मीन्स वेयर हाउस, है ना, जहाँ गोदाम रखे जाते हैं। अभी जैसे देखोगे कि अभी नया नया एक इमरजेंस हुआ है पावर का, मैं देखता हूँ सराउंडिंग में, ब्लिंकिट का। तो ब्लिंकिट अपनी जगह जगह पर उसको इन लोगों ने अच्छा वर्ड दिया है, डार्क हाउस, वो क्या बोलते हैं उसको, डार्क हाउस बोलते हैं शायद, या डार्क स्टोर शायद बोलते हैं। दैट मीन्स कि उसमें कुछ बिका, आप जाके वहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते हो, आप ऐप पे ऑर्डर करो और वहाँ से वो सप्लाई जाएगा। क्यों ये ज़रूरी है? जैसे कि कई सारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोगों ने क्या किया है कि अपना सीट लिमिट कर दिया कि जो लाइव क्लासेस चलेगा स्टूडियो में, तो उसमें इतने बच्चे का ही एडमिशन होना, इससे ज़्यादा होना ही नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर इसमें फ्लक्चुएशन छोड़ दोगे तो किसी में 25 होंगे, किसी में 30 होंगे, तो 3-4 बच्चे जो है वो जो आपका एम्प्लॉई है वो पैसा खा जाएगा। तो अगर आप ब्लिंकिट का जो डार्क स्टोर है उससे आप काउंटर से सामान खरीदना शुरू करोगे तो पूरा का पूरा दुकान ही बेच देगा वो सब मिलके। इसलिए कंपलसरी नियम बना दिया कि जो डार्क स्टोर है उसमें काउंटर से कुछ नहीं बिकेगा, आपको वहाँ खड़े होके भी सामान लेना है तो आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, वो अंदर एक जो डिलीवरी बॉय है वो रिसीव करेगा और वो आपको वहाँ देगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट किया गया। तो ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री मीन्स क्या? वेयर हाउस है, यहाँ पे सामान स्टोर किया जाता है। फिर से वही बात है, क्या सामान होगा? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा। और जो सामान यूरोप से आया है बिकने के लिए इंडिया में, वो भी स्टोर करके रखा जाएगा। तो दैट इज फैक्ट्री, है ना। हर कंपनी आएगी तो सारी जितनी भी कंट्री की कंपनी होगी सबकी सब अपनी अपनी फैक्ट्री बनाएगी और वहाँ पे वो सामान को रखेगी। अब है डचों को कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिला? तो फैक्ट्री अंडर मुगल परमिशंस। मुगल में सारे नाम एक साथ हैं। डच बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ सर्वाइव किए नहीं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने इस पूरे पीरियड में लखनऊ, आगरा, सूरत 1621 में, अहमदाबाद 1622 में, पटना 1633 में, ढाका 1656 में। आप देख रहे हो पूरे इंडिया ये फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोस्टल एरिया में ही है, मेन लैंड इंडिया में भी एक। क्यों है? क्योंकि वहाँ भी सामान लेना है। अब वहाँ हम सामान खरीद के रख लिए और वहाँ से उसको हम कुरियर कर दिए पोर्ट पे, और पोर्ट पे मेरा बंदा बैठा हुआ है, वो शिप में रखेगा, भेज देगा, राइट। तो ये पूरे इंडिया में सामान इस तरह से फैला हुआ है। चिंसूरा, हुगली, कासिम बाजार, ये सब बंगाल का एरिया है।
अब एक ट्रेड क्या करते थे ये, तो इनका ट्रेड कॉटन, टेक्सटाइल, ओपियम, इंडिगो, सेल्टपेटर, सिल्क, है ना, इसका यूज़ किया जाता था। ये आप देखते होगे क्या होता है, ये दीवारों में जो वाइट वाइट फंगी लग जाती है, तो इसका नाइट्रस वो बनता था, बारूद बनाने में इसका यूज़ किया जाता था। तो ये सिल्क हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, ओपियम, इंडिगो इत्यादि चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही है, राइट। इंपोर्ट हो रहा है क्या, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और वूल, है ना, वूलन सामान। तो इंपोर्ट ये हो रहा है, एक्सपोर्ट ये हो रहा है। आप देख ही रहे हो, इससे ट्रेड बैलेंस आपको समझ में आ रहा होगा किस तरफ झुका हुआ है, राइट। अब ये आपको एक मैप में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि डच फैक्ट्री कहाँ कहाँ है। तो डचों ने सबसे अच्छा क्या किया कि इस एरिया में तो पुर्तगाली एकदम तहलका मचाए हुए हैं, राइट। ये गोवा का एरिया है, पुर्तगालियों के पास है, ये वाला एरिया पुर्तगालियों के पास है, यहाँ पे भी पुर्तगाली है, राइट। और इंडियन ओशियन पे तो जो झंडा गाड़े हुए हो तो अलग कहानी। तो इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे फोकस किया डचों ने, कि हम इधर से ट्रेड करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कम से कम शांति से ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो डचों ने ये किया। अब आता है, ट्रेड बता दिया, डिक्लाइन क्यों हुआ। तो डच का जो मैरीटाइम पावर है वीक हो गया, क्योंकि अब समय आ गया है दो लोगों के इमर्ज होने का, ब्रिटिशर्स का और फ्रेंच का। अब इन दोनों के राइवलरी में ही पूरा यूरोपियन इकोनॉमिक्स और यूरोपियन पॉलिटिक्स मूव करेगा। ब्राज़ील अब साइडलाइन, वो पुर्तगाल साइडलाइन हो जाएगा, डच का कोई औकात है नहीं, चूंकि आप कंट्री का नाम ही देख ले, दो छोटे छोटे कंट्री थे। फोकस शिफ्टेड इंडोनेशिया, और डचों के साथ एक और अच्छी बात किया हुई कि इनको स्पाइस से मतलब था। स्पाइसेस कहीं से मिले, इंडिया में बहुत सर दर्द था, पुर्तगाली इधर अलग परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा इंडिया पे सबकी नज़र है। और डचों ने इंडोनेशिया आगे बढ़ के देख लिया कि भाई ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करो, इंडोनेशिया है, और सेम तरह का क्लाइमेट है और सेम तरह के मसाले मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं इंडोनेशिया पे फोकस करें। तो डचों ने अपना फोकस कर लिया कहाँ पे, इंडोनेशिया पे, और इंडिया में एक्टिविटी को कम कर दिया। अब एक और कहानी हुआ, ये सिर्फ ये बैकग्राउंड है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो होगा, है ना, जिरह के बाद ही, फैसला तो जिरह के बाद ही होगा, जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक फाइनल थोड़े होना है। तो बैटल ऑफ बेदरा 1759 में ये हुआ डच वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच। ब्रिटिशर्स ने यहाँ दम भर डचों को पीट दिया, है ना, और ये कन्फर्म हो गया कि इंडिया में या तो पुर्तगाली पहले अपना एक्टिविटी कर रहे थे, अब मेरी चलेगी, दैट इज ब्रिटिशर्स की चलेगी। तो डच यहाँ पिटा गए डिटेल में। तो डचों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ब्रिटिश वीकेंड द डच इन्फ्लुएंस। तो डचों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इंडिया छोड़ने के अलावा, तो डचों ने इंडिया में अपनी एक्टिविटी कम कर दी और इंडोनेशिया में फोकस कर दिया। तो ये कुल आपकी डचों की कहानी थी, राइट। अब आते हैं फ्रेंच पे। दो मेन पावर अब यूरोप में इमर्ज होगा, एक ब्रिटिश, एक फ्रेंच, राइट। तो फ्रांस को भी अब रास्ता मिलेगा, धीरे धीरे रास्ता जो है इंडिया आने का सारे यूरोपियन कंट्री के पास पास ऑन होना शुरू हो गया। अब ये सब लोग जान गए कि इंडिया कैसे पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि फ्रांस जो है द 5th यूरोपियन कंट्री, 5वीं कंट्री है जो इंडिया पहुंची टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन इंडिया आफ्टर पुर्तगाल, नीदरलैंड, इंग्लैंड एंड डेनमार्क। स्वीडन ऑल्सो इंगेज्ड इन ट्रेड विथ इंडिया, है ना, सब छोटे छोटे देश थे, दो ही मेन पावर रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये फिर से एक बार, ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। तो अभी आप सोच के देखो कि जियो प्राइवेट कंपनी है, और BSNL, MTNL जो था पहले, MTNL था, अब तो BSNL ही सिर्फ बचा है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। जियो इतना चल रहा है, BSNL नहीं चल रहा है, क्योंकि BSNL को हर बात पे गवर्नमेंट पे निर्भर रहना है, और जियो को किसी पे नहीं रहना है। मुकेश अंबानी ने जो कहा वो होगा, लगा दो पैसा। 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जियो लॉन्च होने से पहले ही, और आज उस समय तो लगा मूर्खता है, सबको एकदम फ्री कर दिया, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, आज दबा के पैसा कमा रहा है। अब तो मार्केट में मोनोपोली जियो की हो गई है। आप जियो से स्विच करना चाहते हैं, आपके पास क्या विकल्प, ऑप्शन क्या है, एयरटेल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दैट इज़ द मोनोपोली, राइट। तो यहाँ पे ये स्टार्ट में ही प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसके कारण इसको बहुत सारी परेशानी होगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लीगल और बहुत सारे इलीगल ट्रेड करने हैं।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुले हाथों से कर लेती है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का हैंड नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो आपको पार्लियामेंट में क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ खर्च किया, है ना, तो ये समस्या आ जाएगी। अब है कि इनिशियली एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री, तो फर्स्ट फैक्ट्री इसकी लगती है सूरत में 1667 में। वेयर इज सूरत, तो सूरत यहाँ पे कहीं होगा, कहाँ गया सूरत, यहीं कहीं होगा, ये गुजरात में। 1667 में औरंगजेब के पीरियड में। 1674 में शाइस्ता खां ग्रांटेड चंद्रनगर टू फ्रेंच, ये रहा आपका चंद्रनगर, है ना, यहीं से तो झगड़ा शुरू हुआ था सिराजुद्दौला वाला, है ना, जो मैंने आपको बंगाल में पढ़ाया था। एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस, 1669 में फैक्ट्री से एकदम मसूलीपत्तनम एंड कोरोमंडल कोस्ट, है ना। वेयर इज द मसूलीपत्तनम, यहाँ कहीं होना चाहिए, इस एरिया में, है ना, नहीं लिखा हुआ है मैप में। द किंग ऑफ तंजौर गारंटेड मोनोपोली ऑफ द फ्रेंच कंपनी लीडिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट सेंट डेविड, ये बनाएगा फोर्ट सेंट डेविड, कहाँ बनाएगा, किंग ऑफ तंजौर, यहाँ पे, है ना, मद्रास के एरिया में ये फोर्ट सेंट अपना डेविड बनाता है। फिर से वही बात है, ये फोर्ट सेंट डेविड क्या है, ये किला है, ये है फैक्ट्री है ना, वेयर हाउस है, यहाँ सामान या डार्क स्टोर है, ब्लिंकिट के शब्दों में कहें तो ये डार्क स्टोर है, यहाँ पे सामान रखो, खरीदो बेचो। तो उसी को अब क्या करना है कि कुछ वहाँ ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं, वो लूट लेते हैं, ये अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, ये ब्रिटिशर्स का लूट लेते हैं। तो दोनों अपने अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगा देगा, अपनी आर्मी के एक्स आर्मी कमांडो को, या मतलब एग्जिस्टिंग आर्मी जो अपना एक छोटा सा आर्मी बना लेगा, यहाँ के लोगों को हायर कर लेगा, उसको ट्रेंड कर देगा, उसको एमिनेशंस दे देगा और कहेगा सपोर्ट प्रोटेक्ट करो। फिर उसके बाद वो फोर्टिफाई कर लेगा, तोप लगा देगा, अब वो किला हो गया। अब यहाँ का लोकल रूलर भी उस पर अटैक नहीं कर सकता है, अगर कुछ उसके अंदर चला गया वो तोप के गोले से आपको धुआं कर देगा, राइट। तो ये समस्या आ जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इनिशियली एट सूरत, लेटर शिफ्टेड टू पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गया, बिगन सेकंड द फाइनल हेडक्वार्टर, ये रहा पौंडीचेरी, राइट। तो ये इस हिस्से में सेटल डाउन हो जाते हैं। और इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में तो एक लंबी लड़ाई चलेगी, राइवलरी चलेगी, राइट। अब गवर्नर जनरल से इसके क्या कौन इंपॉर्टेंट है, तो लिनोर, डमास, डुप्लेसी, बुस्सी और लिली, है ना, इसमें से कॉन्डी, लिली, बुस्सी और डुप्लेसी, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों शुरुआत में थे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, राइट। तो अब है क्या क्या हुआ इस पीरियड में, इन्होंने कैप्चर कर लिया कहाँ पे, मॉरिशस को। अभी भी मॉरिशस हमारे इंडियन ओशियन में है। 1721 में कैप्चर द माहे एट द मालाबार कोस्ट, ये रहा माहे का एरिया, है ना, मालाबार कोस्ट पे माहे को टेक ओवर कर लिया 1725 में। रिलेशन विथ मुगल, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द मुगल कोर्ट, चूंकि मुगल आप देख रहे हो कि अभी मुगल ठीक ठाक पोजीशन में है, भले औरंगजेब की डेथ हो गई है लेकिन उसके बावजूद मुगल के ठीक सिचुएशन है ना, मतलब उसके नाम से तो किंगशिप चल ही रहा है। द मुगल एम्परर वेस्टवार्ड टू टाइटल ऑफ नवाब ऑफ द फ्रेंच गवर्नर टाइम्स स्पेशली अंडर द डुप्लेसी, तो डुप्लेसी को नवाब का टाइटल दिया गया था मुगल पीरियड में। अब यहाँ से मामला फंस जाता है कहाँ कि बैटल शुरू हो जाएगा, कार्नेटिक वार। यहाँ तय होना है कि इंडिया का बॉस कौन होगा। तो तीन कार्नेटिक वार होंगे, ए, बी और सी, ये तीनों कार्नेटिक वार यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। तो क्या होता है, डुप्लेसी एट द थर्ड गवर्नर जनरल वाज हाईली एम्बिशियस एंड बिगेन एक्टिव पॉलिटिशियन ऑफ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन साउथ इंडिया, है ना। हैदराबाद की तरफ एक कार्नेटिक का कौन किंग होगा, इसको लेके दो ग्रुप होते हैं। कार्नेटिक में एक जो उसका सक्सेसर है वो कहता है कि मैं किंग बनूंगा, नवाब बनूंगा, दूसरा कहता है मैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों के पास चला जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। तो एक को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं, एक को ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन कार्नेटिक बैटल्स होंगे। दिस लीड टू rivalry with the British East India Company resulting in 16 year of conflict 1746 से 1763 known as the Carnatic War, first, two and third, है ना।
तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो आपका है वो आगे मिलेगा ये फिर से। फर्स्ट कार्नेटिक वार हमें 1746 से 1748 तक यानी कि 4 इयर्स ब्रिटिशर्स और अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कार्नेटिक इस तरफ है, और दूसरी तरफ कौन है, फ्रेंच अंडर डुप्लेसी। और चूंकि ये लोग यूरोप में भी लड़ रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, तो एक यूरोप में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले की ट्रीटी है ना, दैट इज 1748 में। तो यूरोप में वार रुकता है, बैटल रुकता है, तो यहाँ भी उस बैटल को रोक दिया जाता है और फिर होता है सेकेंड वाला, है ना, 1749 से 1754। और आप इस पीरियड को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पीरियड में क्या होगा, बैटल ऑफ पलासी होगा, और इसी पीरियड में क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पावरफुल बना देगा, इतना पावरफुल बना देगा कि इंडिया में वो पॉलिटिकल पावर के फॉर्म में इमर्ज करेगा, राइट। तो अब ये सेकेंड वाला फिर हुआ 1749 से 1754 में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर से वही है कि कौन नवाब होगा, चांद साहब, मोहम्मद अली, है ना, इधर नासिर जंग है, उधर मुजफ्फर जंग है, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में होता है। थर्ड कार्नेटिक वार फाइनल हो जाएगा, यहाँ ब्रिटिशर्स की लीड कर लेंगे, है ना, 1756 से 1763 तक ये बैटल चलेगा, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की लीड हो जाएगी 1756। और ये वही पीरियड है जिस पीरियड में पलासी का बैटल होना है। यहाँ पे 1754, राइट, 1756 ब्लैक होल वाला इंसिडेंट, राइट, जो मैंने बताया था कि बंगाल के नवाब को सिराजुद्दौला को लगा कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि उसने ब्रिटिशर्स को पीछे धकेल दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स कार्नेटिक बैटल में उलझे हुए थे, इस कारण से ये फंस गया था मैटर। अब आता है मामला ईस्ट इंडिया कंपनी का, नहीं, हाँ, मामला आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, इन तमाम चीज़ों को देखना है, क्योंकि भविष्य में तो पूरा हमारा जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश ओरिएंटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिएंटेड ही रहेगा। और फ्रेंच से इन्होंने कैसे निपटा, कार्नेटिक बैटल के बाद क्या हुआ, ये फिर बंगाल में कैसे इमर्ज हुए, अवध का क्या सीन है ना, मुगलों के साथ इनका कैसे सीन रहा, और कैसे कैसे धीरे धीरे इन्होंने टेरिटोरियल गेन किया।